नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल की एक नई शुरुआत में जिसका नाम है एडिटोरियल एनालिसिस। इस प्रोग्राम में हम अंग्रेजी के अखबारों जैसे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में छपे उन एडिटोरियल्स का विश्लेषण करेंगे जो विद्यार्थियों की समझ को गहरा बनाने में कारगर सिद्ध हो सकते हैं। अगर किसी दिन किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पर 2-3 अखबारों में अच्छे लेख या एडिटोरियल्स आए हैं तो हम उन्हें एक साथ लेकर भी एनालाइज करेंगे। इस प्रोग्राम में हम मुख्यतः 3 चीज़ों पर ध्यान देंगे। पहला, एडिटोरियल का यूपीएससी से लिंक स्थापित करना। दूसरा, एडिटोरियल के मुख्य बिंदुओं को समझना की पॉइंट्स के अंतर्गत। और तीसरा, उन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पर प्रकाश डालना जिनका जिक्र एडिटोरियल में आया है या जो एडिटोरियल को समझने के लिए ज़रूरी है। मेरा नाम दीपशिका है और मैं दृष्टि आईएएस में सीनियर एडिटर हूँ। कोशिश रहेगी कि पूरा प्रोग्राम हिंदी में हो, लेकिन टेक्निकल शब्दों का प्रयोग प्राय अंग्रेजी में ही किया जाएगा ताकि आपकी वोकैबुलरी में भी बढ़ोतरी हो। अगर आपको कोई शब्द समझने में दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमें उम्मीद है कि ऑडियंस में से ही कोई आपको उस शब्द का सही सब्स्टिट्यूट बता देगा। बीच बीच में ये भूमिका हमारी टीम भी निभाती रहेगी। आशा है आप सभी को दृष्टि आईएएस की ये पहल पसंद आएगी। धीरे धीरे इसमें हमारे कुछ और साथी भी जुड़ेंगे ताकि हम ये प्रोग्राम बिना किसी रुकावट के डेली बेसिस पर चला सकें। अपने सुझाव एवं राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज का एडिटोरियल द हिंदू अखबार में आया था, इंस्टीट्यूशनल फिक्सेस एंड नीड फॉर एथिकल पॉलिटिक्स नाम से। ये मध्य प्रदेश में अभी जैसा कि देखा गया सरकार गिर गई और एक नई सरकार बनी है, और कर्नाटका में भी कुछ समय पहले ऐसा ही हुआ था। उस पर प्रकाश डालता है और एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल कानून में क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, उनको बताता है। यूपीएससी के सिलेबस में GS 2 के अंतर्गत ये आएगा, गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से इसे आप लिंक कर सकते हैं क्योंकि 10th शेड्यूल जो है दल बदल कानून का, वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स के अंतर्गत आप देख सकते हैं इसे, और पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग और कंडक्ट ऑफ बिजनेस में भी। जैसे कि कुछ समय पहले आप लोग ने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कुछ वक्त पहले त्यागपत्र दे दिया था और उसके बाद वहाँ के 22 MLAs ने भी रिज़ाइन कर दिया, और उसके बाद जो वहाँ की सरकार थी कांग्रेस की, वो गिर गई और बीजेपी ने वहाँ पे सरकार बना ली। ये पूरा जो तरीके से काम किया गया है, इस पूरे के पीछे दल बदल विरोधी कानून को बाईपास करना मंशा थी, और जनरल इलेक्शन में बीजेपी के हार जाने के बावजूद कैसे सरकार बनाई जाए, ये एक रणनीति के तहत हुआ है। ऐसी रणनीति कर्नाटका में भी कुछ समय पहले देखी गई। तो बड़े पैमाने पे ये दल बदल की नई पद्धति, हम इसे नई पद्धति का नाम दे सकते हैं क्योंकि इसके पीछे मंशा जो है वो ये दल बदल विरोधी कानून को बाईपास करना है, उसके तहत किया जा रहा है। और निर्वाचित सरकारें जो इन स्टेट्स में बनी हुई थी उनको गिरा दिया जा रहा है। MP में हुआ क्या था, इसे डिटेल में समझ लेते हैं। MP में चुनाव हारने के बाद भाजपा ने सत्ता हासिल की थी और सरकार बनाई। ये हुआ है अभी मार्च के अंतिम सप्ताह में, जैसा कि आप लोग को पता होगा। कांग्रेस के 22 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद कांग्रेस की जो स्ट्रेंथ थी वो मेजॉरिटी से कम हो गई, जितना कि वहाँ पे चाहिए था। मध्य प्रदेश में 230 सीट थी लेजिस्लेटिव असेंबली की, विधानसभा की, जिसमें से 2 सीट्स जो है वो खाली पड़ी थी और उन पे बाई इलेक्शंस होने थे, तो 228 सीट बचती हैं। 228 सीट पे अगर आप मेजॉरिटी देखें तो आपको चाहिए होता है 114 + 1 यानी 115 सीट्स आपको चाहिए होती हैं अगर आपको सरकार बनानी है। तो कांग्रेस के पास इतनी सीट्स थी कोalition मेंबर्स मिला के, और भाजपा के पास 105+ थी, लेकिन 115 नहीं थी। तो भाजपा जो है इससे थोड़ा सा कम थी। अब भाजपा ने क्या किया कि यहाँ पे जो 22 MLA जिन्होंने रिज़ाइन किया था उनको अपनी तरफ कर लिया और उन्हें मजबूर किया रिज़ाइन करने पे। जैसे ये 22 MLA रिज़ाइन करते हैं तो आपकी जो स्ट्रेंथ हो गई असेंबली की, विधानसभा की, वो 228 - 22 से हो गया आपका 206। तो जैसे आपने स्ट्रेंथ कम की तो आपको अब सीट कितनी चाहिए मेजॉरिटी के लिए, 103 + 1 यानी 104। इधर ये 22 MLA जो हैं ये गए थे कांग्रेस के, तो यहाँ से 115 से उनका नंबर घट के 100 के नीचे आ गया। तो अब हो गया INC यानी कांग्रेस का नंबर 100 से नीचे और भाजपा का अभी भी 105 से ऊपर है, और आपको सरकार बनाने के लिए चाहिए 104 सीट, यानी अब भाजपा जो है वो आराम से सरकार बना सकती है। जिन MLAs ने रिज़ाइन किया था उन्होंने हाउस के अंदर यानी
विधानसभा के अंदर भाजपा को ज्वाइन नहीं किया है, उन्होंने त्याग पत्र दिया है और वो फिर से इलेक्शन के लिए खड़े होंगे। इसीलिए ये जो 10th शेड्यूल है या दल बदल कानून है उसके अंतर्गत नहीं आएगा और उसके अंतर्गत डिस्क्वालिफिकेशन से वो बच जाएंगे। तो इसीलिए ये एक नया तरीका निकाला है आजकल पॉलिटिकल पार्टीज ने कानून को बाईपास करके सरकार बनाने का। सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च को फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया, क्योंकि एक सरकार गिर रही थी, दूसरी अभी बनी नहीं थी। तो जाहिर है जो क्लेम कर रहा है कि हमारे पास नंबर्स हैं, मेजॉरिटी है, उसे फ्लोर टेस्ट करना पड़ेगा। फ्लोर टेस्ट में भाजपा जो है उसने विश्वास मत जीत लिया 23 मार्च को और सरकार बनाई। लेकिन जैसे ही सरकार बनी है, जैसे ही वहां पे चीफ मिनिस्टर ने शपथ ग्रहण की है, लॉकडाउन की स्थिति आ गई है पूरे देश में। इसीलिए सिर्फ चीफ मिनिस्टर ने शपथ ली है, कोई कैबिनेट नहीं है। और इतनी बड़ी बात है कि कोविड-19 के बावजूद इस समय मध्य प्रदेश में कोई स्वास्थ्य मंत्री भी नहीं है। ऐसा ही कुछ तरीका भाजपा ने कर्नाटक में पिछले साल अपनाया था। वहां पे 17 MLAs को रिजाइन करवाया और वहां की सरकार गिरा दी और भाजपा की सरकार बनी कर्नाटक में। तो जैसा कि ये ट्रेंड देखा जा रहा है, ये जो नई पद्धति है उसके तहत सदन की कुल सदस्य संख्या को कम करने के लिए विधायकों के एक समूह को, जैसा कि यहाँ पे 22 विधायक थे, को इस्तीफा दिलवाया जाता है, जिससे विरोधी दल द्वारा सरकार बनाने का आधा रास्ता तय हो जाता है। जो स्ट्रेंथ है विधानसभा की, लेजिस्लेटिव असेंबली की, वो कम कर दी जाती है। आगामी उपचुनावों में बाई इलेक्शंस जो होते हैं उसमें इस्तीफा देने वाला जो सदस्य है, ये जो 22 MLAs जिन्होंने रिजाइन किया था, अब ये जो बाई इलेक्शंस होंगे उसमें फिर से भाजपा की टिकट पे खड़े होंगे और री इलेक्ट हो जाएंगे, जैसा कि कर्नाटक में हुआ। और मजे की बात यह है कि उन्हें वहां पे जीत भी हासिल होगी और वो वापस से चुन के असेंबली में आ गए। दल बदल विरोधी कानून को बाईपास करता है। तो क्या है ये एक्चुअली 10th शेड्यूल है क्या? ये विधायकों की अयोग्यता के लिए आधार निर्धारित करती है कि ऐसे कौन से ग्राउंड्स होंगे जिसमें MLA डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। इसमें से पहला ग्राउंड जो बनता है वो है स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता का त्याग करना। अगर कोई MLA अपनी मर्जी से रिजाइन कर देता है, अकेला MLA, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, उसके हाउस की मेंबरशिप चली जाएगी। और पार्टी निर्देशों के खिलाफ मतदान करना, अगर पार्टी निर्देश है कि आपको इस चीज के लिए वोट करना है और आप नहीं करते हो, या पार्टी का निर्देश है कि आपको नहीं करना है वोट और आप कर देते हो, तो आप पार्टी के खिलाफ जा रहे हो। जो विप है, पार्टी विप, उसका आप आदेश नहीं मान रहे हो। इसीलिए ये दोनों ही स्थितियां जब होंगी, या तो रेजिग्नेशन या अवमानना, तो आपकी जो सीट है वो चली जाएगी, जो MLA है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। हालांकि इस्तीफे को आधार के रूप में उल्लेख नहीं किया गया है। 10वीं अनुसूची के अंतर्गत अगर कोई इस्तीफा देके बाहर जाता है तो वो 10th शेड्यूल के अंतर्गत नहीं आएगा। फिर भी कर्नाटक में जो स्पीकर था, उन्हें 10th शेड्यूल के अंदर जो 17 MLA थे उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया। विधानसभा की जितनी भी कार्यकाल अवधि बची थी, 2 साल 3 साल जो भी वहां की अवधि बची थी, उस पूरी अवधि के लिए उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया और उपचुनाव लड़ने पे रोक लगा दी कि वो आगामी उपचुनाव जिसके लिए खड़े होने वाले हैं उस पे नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि अभी विधानसभा का कार्यकाल बचा है। हालांकि जब मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया तो सर्वोच्च न्यायालय ने स्पीकर ने जो अयोग्यता या डिस्क्वालिफिकेशन घोषित किया था उसको तो बरकरार रखा, लेकिन उपचुनाव पर जो रोक लगाई थी स्पीकर ने उसको खारिज कर दिया। तो इसके बाद वो सारे MLAs जो हैं वो वापस से उपचुनावों के लिए खड़े हुए और वापस से री इलेक्ट होकर आ गए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दे दी थी। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, स्पीकर ने इस्तीफा ही स्वीकार कर लिया। तो इस्तीफा क्योंकि 10th शेड्यूल के अंडर नहीं आएगा, तो दल बदल करने वाले नेता आराम से अब उपचुनाव लड़ सकते हैं, जो कि जाहिर है लॉकडाउन के बाद कंडक्ट होंगे। 1985 में 52nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये आया था, जिससे दल बदल की जो कुप्रथा थी उस वक्त 1970 से जो चली आ रही थी उस पर रोक लगाने के लिए था। इसके मुख्य प्रावधान है, एक निर्वाचित सदस्य अगर स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता को छोड़ता है, यहाँ पे स्वेच्छा शब्द जरूरी है, तो उस पे ये ग्राउंड लग जाता है, एक 10th शेड्यूल लग जाता है। कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य यानी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अगर कोई पार्टी ज्वाइन कर देता है, कोई राजनीतिक दल ज्वाइन कर लेता है, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। किसी सदस्य द्वारा सदन में पार्टी के पक्ष के विपरीत वोट किया जाता है। ये हमने देखा कि आपका पार्टी विप जो कह रहा है, अगर आप उसके विपरीत वोट करते हो तो भी आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। कोई सदस्य स्वयं को वोटिंग से अलग रखता है, किसी भी स्थिति में पार्टी विप के
निर्देश की अवमानना करता है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। कोई अगर मनोनीत सदस्य है यानी नॉमिनेटेड मेंबर, वो अगर 6 महीने के अंतर्गत कोई पार्टी समाप्त करता है तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद अगर वो किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। यानी इंडिपेंडेंट मेंबर कभी भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, और नॉमिनेटेड मेंबर अगर 6 महीने के बाद करता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर पॉलिटिकल पार्टी 6 महीने के अंतर्गत ज्वाइन कर ली जाती है तो कुछ नहीं होगा। अयोग्य घोषित करने की शक्ति, डिस्क्वालीफाई करने की शक्ति किसके पास है? सदन के अध्यक्ष के पास, या तो स्पीकर या चेयरमैन। यदि सदन के अध्यक्ष के दल से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त होती है तो सदन द्वारा चुने गए किसी अन्य सदस्य को इस संबंध में निर्णय लेने का अधिकार है। इस कानून में कुछ अपवाद भी हैं। पहला, अगर अकेला एमएलए डिफेक्ट करता है तो इसे इलीगल माना जाएगा, 10 शेड्यूल के अंडर वो डिस्क्वालीफाई आ जाएगा। लेकिन किसी पार्टी के अगर 2/3 सदस्य इकट्ठे मर्ज करते हैं, एक पार्टी से टूटकर दूसरे में जाते हैं, तो इसे मर्जर कहा जाएगा और ये लीगल है, ये 10 शेड्यूल के अंतर्गत नहीं आएगा। ये जो 2/3 मेंबर्स हैं, 2003 में इस कानून में संशोधन हुआ था, 91st अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं उसे, उसके तहत इसे 2/3 मेंबर्स किया है। पहले ये 1/3 मेंबर्स थे, यानी 1/3 भी अगर इकट्ठे एक पार्टी से निकल के दूसरे को ज्वाइन करते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होते, उसको बढ़ा के 2/3 कर दिया गया। अब सदन के जो अध्यक्ष होते हैं उन पे ये जो कानून है वो लागू नहीं होता। पूरे प्रकरण से कुछ मुद्दे सामने आते हैं, हम उन मुद्दों को देख लेते हैं। ये घटनाक्रम दल बदल विरोधी कानून के अंतर्निहित कमजोरियों को दर्शाता है। इस कानून में कुछ कमजोरियां हैं जिसका फायदा पॉलिटिकल पार्टीज उठा रही हैं, और इन्हीं कमियों को ये जो पूरा प्रकरण हुआ है एमपी में और कर्नाटका में ये दर्शाता है। विधायकों का व्यक्तिगत दल बदल कम हो गए हैं, लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग व्यापक स्तर पर होने लगी है। जैसे कि एमपी में 22 एमएलए ने इकट्ठे रिजाइन दिया है और कर्नाटका में 17 ने, या अगर 2/3 मेंबर्स भी निकलते हैं तो ये डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। इसीलिए हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो ग्रुप में होने लगी है। विधिवत चुनी हुई सरकारें इस तरह गिराना लोगों के जनादेश को धोखा है। ये आम चुनाव के बाद उपचुनावों की ओर जाने के रुझान को दर्शाता है। अब क्या हो रहा है, आम चुनाव हो चुका है, उसमें जो भी पैसा लगना था वो लग चुका है, जो टाइम लगना था वो लग चुका है। उसके बाद वापस से जब आप उपचुनाव करवा रहे हो तो ये दोनों खर्चे वापस से बढ़ा रहे हो। एक बार जो सरकार गिर गई है उसमें से जिन लोगों ने डिफेक्ट किया था, जिन लोगों ने पार्टी छोड़ दी थी, वो नई सरकार बनने के बाद बाई इलेक्शंस के लिए खड़े हो रहे हैं। जैसे कि एमपी में हुआ, बीजेपी को ज्वाइन कर लिया जो 22 एमएलए थे और बीजेपी जो है सत्ता में आ गई। अब होंगे बाई इलेक्शंस, तो क्या हुआ कि आप अब रूलिंग पार्टी से इलेक्शन में खड़े हो गए, चुनाव में खड़े हो गए। तो एक तरीके से अगर आप इस तरह का काम कर रहे हो तो आपको फायदा हो रहा है। अब 10th शेड्यूल कानून में क्या समस्या है इसे भी देख लेते हैं। सबसे पहला कि यहाँ पे क्योंकि आपको पार्टी व्हिप फॉलो करना पड़ता है, इसीलिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खतरे में डालता है ये कानून। आप पार्टी लाइन से अलग अगर वोट करते हो या बात कहते हो तो आपके ऊपर 10th शेड्यूल लग जाता है। ये संविधान के मूल ढांचे जो कि संसदीय लोकतंत्र और स्वतंत्र अभिव्यक्ति दोनों के खिलाफ जाता है। इसे सुप्रीम कोर्ट में इस बात पे चुनौती दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने किहोतो होलोहन और जकीलू केस के बाद इस कानून को बरकरार रखा। हालांकि जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत इसे 92 में लाया गया, क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब स्पीकर या चेयरमैन जब इस तरह से इस लॉ के अंतर्गत काम कर रहे हैं तो वो एक ट्रिब्यूनल की तरह काम कर रहे हैं। ट्रिब्यूनल जो है वो जुडिशियल रिव्यू में आती है, तो इसीलिए यहाँ पे भी जो डिसीजन होगा स्पीकर या चेयरमैन का वो न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आएगा। यह निर्णय हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए प्राथमिक उद्देश्य को पाने में सक्षम नहीं है। हम देख रहे हैं अभी भी हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, तो अपना जो ऑब्जेक्टिव था वो अचीव नहीं किया है 10th शेड्यूल ने। यह स्पीकर और चेयरमैन की अयोग्यता याचिका यानी डिस्क्वालिफिकेशन अपील जो हो रही है उस पर कोई समय अवधि तय नहीं करता कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तब तक कोई निर्णय नहीं ले सकते जब तक स्पीकर कोई अपना फैसला नहीं दे देता। और आखिर में ये व्यक्तिगत स्तर पर दल बदल को अवैध घोषित करता है। अगर एक एमएलए पार्टी छोड़ता है तो वो अवैध है, लेकिन अगर 2/3 एमएलए पार्टी छोड़ते हैं तो उसे मर्जर करार दिया जाता है और वो वैध हो जाता है। तो ये कुछ इस कानून में समस्याएं हैं। विधायकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए अभी जैसा कानून है उसके अकॉर्डिंग पार्टी व्हिप की जो
दिशा निर्देश है उसको आपको हर हाल में मानना पड़ेगा। तो हमें इसका दायरा जो है वो सीमित कर देना चाहिए। जैसे कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन जब हो रहा है, विश्वास मत हो गया या बजट पास करना हो गया, सिर्फ तभी आपको पार्टी विप को मानना है, नहीं तो बाकी सारे मुद्दों पे आप अपनी इंडिपेंडेंट राय या ओपिनियन रख सकते हो। तो उससे क्या होगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी रहेगी और जो मुश्किल मुद्दे हैं वहां पे आप पार्टी के साथ भी खड़े रहोगे। बड़े पैमाने पर दल बदल रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, जैसा कि कर्नाटका के स्पीकर ने किया कि जो बची हुई विधानसभा की अवधि है उसमें बाई इलेक्शंस के लिए भी वो खड़े ना हो। हालांकि इन सुधारों के लिए जिन कंडीशंस की ज़रूरत है वो इस टाइम लॉकडाउन की परिस्थितियों में मुश्किल है, लेकिन हमें ऐसा आगे करना पड़ेगा। जो पार्लियामेंट्री स्टैंडर्ड्स हैं या जो एथिकल पॉलिटिक्स है उसमें लगातार हम गिरावट देख रहे हैं। तो हमें एक व्यापक स्तर पर इन दोनों चीज़ों का समाधान ढूंढना पड़ेगा और वोटर्स के तरह भी देखना होगा कि जो भी ऐसे लेजिस्लेटर्स होते हैं जो एक पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी को ज्वाइन करते हैं उनको हम बाई इलेक्शंस में भी वोट ना करें। जब तक ये सुधार नहीं होंगे तब तक बहुत मुश्किल है कि कोई भी कानून इस तरह के डिफेक्शंस को रोक पाए। की कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले फ्लोर टेस्ट की हमने बात की थी। फ्लोर टेस्ट एक संवैधानिक मैकेनिज्म है जो कि जो सरकार बनी है वो उसके पास कितना सपोर्ट है विधानसभा में या लोकसभा में, ये टेस्ट करता है। जो पार्टी क्लेम कर रही है कि उसके पास मेजॉरिटी है, उसके पास सच में मेजॉरिटी है कि नहीं। अगर एक से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज ये क्लेम करती हैं कि सरकार बनाने के लिए उनके पास रिक्वायर्ड नंबर्स हैं, तो कॉम्पोजिट फ्लोर टेस्ट किया जाता है जिसमें जितने भी लोग हैं जो ये क्लेम कर रहे हैं कि वो सरकार बना सकते हैं, उनके पास इतने MLAs या MPs हैं, तो कॉम्पोजिट फ्लोर टेस्ट किया जाता है जिसके तहत गवर्नर जो है वो स्पेशल सेशन बुलाता है। तो एक सामान्य फ्लोर टेस्ट और कॉम्पोजिट फ्लोर टेस्ट में सिर्फ इतना अंतर है कि इसमें एक ही पार्टी है जो सरकार बनाने का क्लेम करती है और इसमें एक से ज़्यादा पार्टी हैं जो सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। ऐसा देखा जाता है कि कुछ लेजिस्लेटर्स, कुछ MPs या MLA जो हैं वो मना कर दें वोटिंग करने से। ऐसे में जो सभा की कुल स्ट्रेंथ है उसको उनके बिना मान लिया जाता है। जैसे अगर 230 टोटल स्ट्रेंथ है, उसमें से 10 लेजिस्लेटर्स ने मना कर दिया वोट करने से, तो हम कुल स्ट्रेंथ 220 मान लेंगे और इसमें वोटिंग जो है वो मेजॉरिटी के तहत इन्हीं के आधार पे होगी। कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, ये गवर्नमेंट के द्वारा अपनी मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए जो मोशन होता है उसे कहते हैं। जैसे जब भी नई सरकार बनने के लिए आती है तो कॉन्फिडेंस मोशन या ट्रस्ट वोट ये करवाया जाता है। ये मोशन जो है ये गवर्नमेंट या ऑपोजिशन पार्टी दोनों मूव कर सकती है और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि सरकार के कॉन्फिडेंस को लेके किसी के मन में कोई अविश्वास है। तो एलिमेंट ऑफ सेंश्योर नहीं है इस वाले कॉन्फिडेंस मोशन में। नो कॉन्फिडेंस मोशन जबकि इसके विपरीत तब मूव किया जाता है जब ऑपोजिशन पार्टी को ऐसा लगे कि सरकार जो है वो बहुमत खो चुकी है, इसीलिए सरकार को बहुमत प्रूव करना पड़ेगा हाउस के सामने। इसको मूव करने के लिए कोई रीजन नहीं चाहिए होता है क्योंकि ये सरकार को टेस्ट कर रहा है कि उसके पास उतने नंबर हैं भी कि नहीं। ये कोई भी मेंबर कर सकता है हाउस का। और सबसे ज़रूरी बात यहाँ पे कि ये सिर्फ लोकसभा में मूव किया जा सकता है, राज्यसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं मूव किया जाएगा। ये था आज के एडिटोरियल। अगले एडिटोरियल के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।